हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 8 वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म्स के बारे में देखेंगे। तो वुमेन्स, औरतें, कास्ट, जाति, वर्ण और रिफॉर्म्स मतलब चेंजेस। तो इस चैप्टर में हमको देखना है कि वुमेन्स की जो लाइफ हुआ करती थी आज से 200 साल पहले, वो कैसे हुआ करती थी। उनको कौन से जो गलत प्रथाएं हैं उनका सामना करना पड़ता था, जैसे कि सती ट्रेडिशन हो गया। ठीक है, विडोज की लाइफ भी बद से बदतर हुआ करती थी। और चाइल्ड मैरिजेस, बच्चों की छोटी छोटी उम्र में शादी करा दिया जाती थी। वो सब चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। और अनटचेबिलिटी है ना, जो कास्ट सिस्टम है उसके अंतर्गत जो छोटे जात के लोग होते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ करता था उनको हमको देखना है। और रिफॉर्म्स, जो चेंजेस क्या क्या आए हमारी सोसाइटी में। ठीक है, ब्रिटिशर्स और हमारे जो कंट्री है उसके कुछ जो स्कॉलर्स हैं वो क्या क्या रिफॉर्म्स लेके आए, जैसे कि राजा राम मोहन राय हो गया, दयानंद सरस्वती हो गया, स्वामी विवेकानंद हो गया। ये सारे लोग जो हैं और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो जो है उन्होंने कैसे कौन से चेंजेस लेके आए हमारे सोसाइटी में। और वुमेन्स जो है उनकी लाइफ कैसे चेंज हुई, वो एजुकेट हुई। और वुमेन्स भी अपने आप में है ना, अपनी जो सोसाइटी है मतलब वुमेन्स की जो सोसाइटी उसमें उन्होंने क्या क्या चेंजेस लाए, कौन से एसोसिएशन उन्होंने फॉर्म किए, सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Have you ever thought of how children lived about 200 years ago? Nowadays, most girls from middle class families go to school and often study with boys. तो क्या आपने सोचा है कि 200 साल पहले की बच्चों की लाइफ कैसे हुआ करती थी, मतलब जो चिल्ड्रंस है, छोटे बच्चे हो गए, उनकी लाइफ जो है वो क्या कैसे हुआ करती थी, ये कभी आपने सोचा है? उस देखिए अभी क्या है, बहुत सारी जो गर्ल्स है, ठीक है, सारी गर्ल्स है ना, बहुत सारी गर्ल्स जो है जो मिडिल क्लास की है वो क्या है, स्कूल जाती है और बॉयज के साथ ही पढ़ती है। ठीक है, ऑन ग्रोइंग अप मेनी ऑफ देम गो टू स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी एंड टेक अप जॉब आफ्टर दैट। और मैक्सिमम जो गर्ल्स हैं वो कॉलेज जाती है, स्कूल के बाद यूनिवर्सिटीज में पढ़ती हैं और उसके बाद जॉब भी करती हैं। हैव यू they have to be adults before they are legally married, and according to law they can marry anyone they like from any caste and community, and widows can remarry too। और जब वो अडल्ट हो जाती है मतलब वो बड़ी हो जाती है, 20-21 साल की हो जाती है, तो वो क्या है ना, अपनी शादी करवा सकती है ना, खुद शादी कर सकती है अपने अकॉर्डिंगली, है ना। वो किसी को भी चूज कर सकती है, कोई भी कास्ट या कम्युनिटी में जाके वो शादी कर सकती है। और अगर विडो हो जाती है मतलब उनका हस्बैंड मर जाता है ना, विडो मतलब विधवा, तो वो फिर से शादी भी कर सकती हैं, उसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। ऑल वुमेन लाइक मैन कैन वोट एंड स्टैंड फॉर इलेक्शन। तो सारी जो वुमेन्स है वो क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैन है वैसे वो वोट कर सकते हैं और इलेक्शन में खड़े भी हो सकते हैं। ऑफ कोर्स दीज राइट्स आर नॉट एक्चुअली एंजॉयड बाय ऑल। ठीक है, तो ये सारे राइट्स हैं, सारे लोग एंजॉय नहीं करते, है ना, सारे लोगों को ये राइट्स नहीं मिलते। पुअर पीपल हैव लिटिल एंड नो एक्सेस टू एजुकेशन एंड इन मेनी फैमिलीज वुमेन कैन नॉट चूज देयर हस्बैंड। और अगर हम छोटे लेवल की सोसाइटी में जाएंगे जहाँ गरीब लोग रहते हैं तो वहाँ क्या है, उनको प्रॉपर तरीके का एजुकेशन नहीं मिलता, उनको पढ़ाई लिखाई वाला माहौल नहीं मिलता, वो स्कूल्स नहीं जा पाते क्योंकि उनको घर में काम करना पड़ता है। और बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती हैं जहाँ पे वुमेन्स जो है वो अपना हस्बैंड को चूज नहीं कर सकते। 200 years ago things were different and most children were married off at early age। और 200 साल पहले की जो बात हम करें तब जो बच्चों हैं और जो औरतें हैं उनकी लाइफ बहुत डिफरेंट हुआ करती थी। तो बहुत सारे जो बच्चे हैं उनकी बहुत ही कम उम्र में शादी करा दिए जाती थी, जो बाल विवाह कहा जाता है, जिसे बोथ हिंदू एंड मुस्लिम मैन कुड मैरी मोर देन वन वाइफ। और जो आदमी हुआ करते थे, जो मैन हुआ करते थे, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो एक से ज्यादा मतलब एक से ज्यादा वाइफ रख सकते थे। ठीक है, इसके खिलाफ जो हिंदू में तो अब एक ही वाइफ रखने का प्रथान आ गया था, लेकिन मुस्लिम्स जो है वो 3 वाइफ तक रख सकते थे और वो 3 तलाक वाला, कई वाइफ रख सकते थे। और 3 तलाक वाला सिस्टम जो है अभी हाल ही में बहुत ही फेमस था। ये सब चीजें आपने देखी होगी कि अभी भी जो है मुस्लिम कम्युनिटी में ये सारी जो प्रचलन वाला जो चीज है वो काफी हद तक रहा होगा। इवन अभी भी जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें बच्चों को वो ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री widows were praised if they choose death by burning themselves on the funeral pyre of their husband। और बहुत सारे जो हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे जगह थे जहाँ पे विडोज मतलब जो विधवा है उनको उनकी प्रशंसा की जाती थी, उनको अच्छा बोला जाता था अगर वो क्या चूज करेंगे कि मतलब वो मर जाना पसंद करेंगे, अपना जो हस्बैंड है उसका जो
चिता है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं चिता, चिता जला रहे हैं। तो वहां पे वो अपने हस्बैंड के साथ अगर खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, वहीं अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, तो उनको ज्यादा पसंद किया जाएगा। तो वुमेन हु डाइड इन दिस मैनर whether willingly or otherwise we are called sati, meaning piteous women। तो वुमेन्स जो है वो जो इस तरीके से खत्म हो जाती थी, मर जाती थी, उन्हें क्या कहा जाता था, सती, सती कहा जाता है। सती का मतलब क्या होता है, पिटरस मतलब बहुत ही मतलब गुणवान, ठीक है, गुणवान औरत। Women's right to property were also restricted. Besides, most women had virtually no access to education। तो वुमेन्स को प्रॉपर्टी का कोई भी अधिकार नहीं था। और अगर आज की बात करें तो वुमेन्स का बिल्कुल प्रॉपर अधिकार है, राइट का, अपने फादर, है ना, अगर फादर की प्रॉपर्टी है तो उसमें पूरा उसका अधिकार है वुमेन का कि वो भी उसमें हिस्सा ले। ये लॉ बना हुआ है। बिसाइड मोस्ट वुमेन हैज, वुमेन्स जो है उस समय जो है वर्चुअली मतलब लगभग तकरीबन कोई भी मतलब उनको एजुकेशन वाला जो सिस्टम है उससे दूर रखा जाता था। इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री पीपल बिलीव दैट इफ वुमन वाज एजुकेटेड शी वुड बिकम विडो। और देखिए मतलब क्या सेंस है, क्या लॉजिक है कि अगर जो वुमेन है वो एजुकेट हो जाएगी, वो पढ़ लिख लेगी, तो वो क्या हो जाएगी, विधवा हो जाएगी। ऐसे भी लोग वहां पे उस समय मान्यता रखते थे। तो यहाँ पे एक पेंटिंग दी गई है, सती पेंटेड बाय बल्थसार सॉल्विन 1813, ठीक है, 1813 की ये पेंटिंग है। दिस वन ऑफ द मेनी पिक्चर्स ऑफ सती पेंटेड बाय यूरोपियन आर्टिस्ट हु केम टू इंडिया। तो ये मतलब यूरोपियन आर्टिस्ट इस तरीके की पेंटिंग्स बनाते थे। इसमें क्या हो रहा है, देखिए फ्यूनरल पायर है, मतलब चिता है, चिता में क्या है, वुमन को भी साथ में जला दिया जाता था। प्रैक्टिस ऑफ सती वाज सीन एज एविडेंस ऑफ बार्बरिज्म ऑफ द ईस्ट। तो जो ये प्रैक्टिस हुआ करता था सती सिस्टम का, जिसमें वुमेन्स को जिंदा जला दिया जाता था, वो क्या था, उस समय जो यूरोपियन लोग जो है वो इसको अत्याचार बताते थे, अत्याचारी मतलब ट्रेडिशन ईस्टर्न कंट्री का। The difference between men and women were not once in society. In most region, people were divided along lines of caste। तो ये जो men और women का जो डिफरेंस है, ये बस एक ही चीज नहीं थी सोसाइटी में। बहुत सारे जो रीजन्स है वहाँ लोगों को, पीपल्स जो है उसको डिवाइड किया जाता था कास्ट के बेसिस में, जाति के बेसिस में, वर्ण के बेसिस में। तो हमने कास्ट के बारे में जो क्लास 7th है 6th में हमने पढ़ा था कि जो कास्ट है उस समय जो है ना, स्टार्टिंग से ही कितने फॉर्म्स में डिवाइडेड है, 4 फॉर्म्स में, ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। तो इनमें क्या डिफरेंस हुआ करता है, तो ब्राह्मण एंड क्षत्रियास कंसिडर देमसेल्फ एज अपर कास्ट, ये अपर कास्ट मानते थे अपने आप को। अदर्स है ना, इनके अलावा कौन कौन हुआ करते थे, ट्रेडर्स हो गए और मनी लेंडर्स हो गए, वो अपने आप को वैश्यास मानते थे एंड वेर प्लेस्ड आफ्टर देम, है ना। अपर कास्ट में ब्राह्मण और क्षत्रिय, उसके बाद कौन हो गए, वैश्यास हो गए। एंड देन केम पीशंस एंड आर्टिशंस सच एज वीवर्स एंड पॉटर्स रिफर्ड एज शूद्रस। और उसके बाद जो है पीशंस हो गए, जो खेती किसानी करने वाले जो किसान हो गए, और आर्टिशंस हो गए जैसे वीवर्स हो गए, पॉटर्स हो गए, इनको शूद्रास माना जाता था। एट द लोवेस्ट रंग्स वेयर दोस हु लेबर टू कीप सिटीज एंड विलेजेस क्लीन। और सबसे नीचे कैटेगरी में वो लोग हुआ करते थे जो लेबरर का काम करते थे, जो सिटीज और विलेजेस को साफ रखने का काम करते थे, और वर्क एट द जॉब्स दैट अपर कास्ट कंसिडर पोलिटिंग। और ऐसे काम किया करते थे जो अपर कास्ट वाले जो पीपल है उसको गंदा माना करते थे। दैट इज इट कुड लीड टू लॉस ऑफ कास्ट स्टेटस। मतलब इससे क्या है, उनका जो कास्ट का जो स्टेटस है वो क्या है, बहुत कम हो जाएगा। द अपर कास्ट ऑल्सो ट्रीट many of these groups at the bottom as untouchable। और जो अपर कास्ट के जो लोग हैं वो ये जो नीचे कास्ट के जो लोग हैं, जो सिटीज और विलेजेस को क्लीन करने का काम करते थे, उनको क्या मानते थे, untouchables। They were not allowed to enter temples and draw water from wells used by upper caste or bath in the ponds where upper caste bath, है ना। ये लोगों को मंदिर में नहीं आने जाने दिया करता था, और जहाँ से अपर कास्ट वाले जो कुएं से पानी भरते थे वहां उनको पानी नहीं लेने जाने दिया जाता था, और उनको नहाने भी नहीं दिया जाता था। ऐसे जो तालाब वगैरह जहाँ पे अपर कास्ट के लोग हैं वो नहाया करते थे, वहां उनको नहाया भी नहीं जाने दिया करता था। एंड दे वे सीन एज इंफीरियर ह्यूमन बीइंग्स, और उनको छोटे जाति का माना जाता था, छोटा माना जाता था। तो ये सारी चीजें जो है अभी की सोसाइटी में तो काफी हद तक कम हो गई। इवन अभी भी आप गांव वगैरह में जाएंगे तो ये चीजें अभी भी प्रेवलेंट है वहां पे। तो अपर कास्ट
ठीक है। जो अपर कास्ट है, ये जो लोअर कास्ट है, मतलब इवन जो है, जैसे आप ब्राह्मण और क्षत्रियास को देखेंगे, ये जो वैश्यास है और शूद्रास है, इनको भी कभी कभी बहुत ही मतलब गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता था। तो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ मेरे खुद के साथ का। जब हम छोटे थे, हम गाँव जाया करते थे, ठीक है। तो गाँव में हमारे जो 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 भी अपर कास्ट के लोग हुआ करते थे, ठीक है, जैसे राजपूत हुआ करते थे, जो राजपूत बोला करते थे, तो जो हैंडपंप होता है वहां से अगर हम पानी ले रहे हैं, ठीक है, वहां कॉमन कॉमन जो हैंडपंप है, तो अगर हमने पानी लिया है, ठीक है, जैसे मैंने पानी भरा, तो हम वैश्यास कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। अगर ये कैटेगरी देखेंगे तो हम वैश्यास कैटेगरी के हैं, ठीक है। तो हम जैसे उस हैंडपंप से हमने पानी लिया, और उसके बाद जो है, या ये जो राजपूत के जो जो कोई भी लेडी है, वो आके पानी उनको लेना है, तो वो क्या करते थे, पहले पानी लेते थे, और जो पूरा हैंड पंप है उसको पानी से धोते थे, मतलब पानी पूरा डालते थे, उसके बाद वहां से पानी लिया करते थे। तो ये जो ट्रेडिशन था उस समय जब मैं छोटी हुआ करती थी, तब भी प्रेवलेंट था कहीं ना कहीं पे। और इवन जब अगर वो पानी भर रहे हैं, ठीक है, वो हैंडपंप से पानी ले रहे हैं, तो वहां पे उस हैंडपंप में हमको जाके नहीं खड़ा होना है। तो ये जो ट्रेडिशन है वो उस समय प्रेवलेंट था। अभी तो ये ट्रेडिशन अब इस तरीके का नहीं है। और बहुत सारे ऐसे सारे ट्रेडिशन हुआ करते थे जो कि मतलब आपको मतलब तोड़ के रख देते। अभी अगर आपके साथ कोई ऐसा करेगा तो आप तो मतलब भाई मार पीट वाला काम आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कैसे हो गया, तुम्हें आ गए तो क्या हो गया करके, ठीक। तो ओवर द 19th and 20th century many of these norms and perceptions slowly change. Let us see what happened. और 19th और 20th सेंचुरी के आते आते बहुत सारे ये जो नॉर्म्स हैं, ठीक है, ये जो मान्यताएं हैं, ये सारे धीरे धीरे क्या होते जा रहे थे, चेंज होते जा रहे थे। अब हमको देखना है वर्किंग टूवर्ड्स चेंज, चेंजेस के खिलाफ चेंजेस कैसे लेके आए लोग। फ्रॉम द अर्ली 19th century we find debates and discussion about social customs and practices taking on a new character. हम अर्ली 19th सेंचुरी से ही हम देखते आ रहे हैं, कुछ वाद विवाद है और कुछ जो डिस्कशंस हो रहे हैं, चर्चा हो रही है, ये जो कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, इसके पहले वाले चैप्टर में भी हमने देखा है ना कि कैसे जो ब्रिटिशर्स है, हमारे जो सोशल कस्टम्स और प्रैक्टिसेस है, उसको बहुत ही गंदा और ग्रेव, मतलब फुल ऑफ ग्रेव अवर्स, मतलब पूरा गलतियों से भरा हुआ मानते थे। तो वन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर दिस वाज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। और इसका सबसे मतलब इम्पोर्टेंट रीजन क्या था कि एक नया फॉर्म कम्युनिकेशन का लेके आए फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना। न्यूज़पेपर, बुक्स हो गया, न्यूज़पेपर, मैगजीन, लीफलेट्स एंड पैम्पलेट्स वर प्रिंटेड। और सबसे पहली बात जो है, इस समय काफी सारे जो बुक्स हो गए, किताबें हो गई, न्यूज़पेपर सब जानते हैं, मैगजीन्स हो गए छोटे छोटे, है ना, और लीफलेट्स हो गए, लीफलेट्स और पॉम्पलेट, जो छोटे छोटे पेपर्स वगैरह में लिखा रहता है, लीफलेट्स और पॉम्पलेट्स बोला जाता है उसको, वो प्रिंट होने लग गया। एंड दे वी आर फार चीपर एंड फार मोर एक्सेसिबल देन मैन्युस्क्रिप्ट दैट यू हैव लर्नड अबाउट इन क्लास 7। और ये क्या हुआ करते थे, बहुत ही सस्ते हुए करते थे और लोगों तक आसानी तक पहुंचाया जा सकता था, रेदर देन, है ना। इसके अलावा जो मैन्युस्क्रिप्ट हुआ करते थे, जिसके बारे में हमने आपने इस क्लास 7 में पढ़ा था। देयरफॉर ऑर्डिनरी पीपल कुड रीड दिस एंड मेनी ऑफ देम कुड आल्सो राइट एंड एक्सप्रेस देयर आइडियाज इन देयर ओन लैंग्वेज। तो इससे क्या होता था, ये जो नया मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, बुक्स हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया, लिफलेट्स हो गया, पैम्पलेट्स हो गया, इससे क्या है, जो कॉमन पीपल है वो भी इसको पढ़ सकते थे। और बहुत सारे लोग जो है लिखना और लिखना भी जान पाए, और जिन्होंने अपनी आइडियाज जो है अपने जो लोकल लैंग्वेज में है उसको एक्सप्रेस करना चालू कर दिया। ऑल काइंड्स ऑफ इश्यूज, सारे जो इश्यूज हो गए, जैसे सामाजिक हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, ठीक है, आर्थिक हो गया और धार्मिक हो गया, ये सारी चीजें जो है अब क्या हो गई, डिबेट क्या इशू हो गया, ठीक है। और हमेशा से चर्चा का इशू रहा मेंस और वुमेन्स के बीच में, ठीक है। समटाइम्स वुमेन, मतलब बाद में वुमेन्स भी इस डिस्कशंस में आगे बढ़ के आई। The discussions could reach out a wider people and could become linked to movements for social change. और ये जो डिस्कशंस है, ये मतलब बहुत बड़ी पब्लिक के पास जा पाया, और इससे क्या है, ये जो मूवमेंट है सोशल चेंज का, ये बहुत ही बड़े तरीके से आगे बढ़ पाया। These debates were often initiated by Indian reformers and reform groups. और ये जो डिबेट्स है, ये जो वाद विवाद है, ये कौन चालू करा करता था, इनिशिएटर में चालू करना जो इंडियन रिफॉर्मर्स हैं, ठीक है, जैसे राजा राम मोहन हो गया, दयानंद सरस्वती हो गया, ये लोग, और जो उनका जो ग्रुप है वो स्टार्ट किया करते थे। वन सच रिफॉर्मर वाज राजा राम मोहन रॉय। और वैसे ही एक रिफॉर्मर, एक सोशल चेंज लाने वाले व्यक्ति कौन थे, राजा राम मोहन रॉय, जिनका
जन्म हुआ था 1772 में और मृत्यु हुई 1833 में। ही फाउंडेड अ रिफॉर्म एसोसिएशन नॉन एज ब्रह्मो समाज। और इन्होंने कौन सा एक एसोसिएशन फॉर्म किया, एक रिफॉर्म एसोसिएशन, सोशल चेंज के लिए एसोसिएशन फॉर्म किया, जिससे क्या कहा जाता है, ब्रह्मो समाज। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने कौन सा एसोसिएशन फॉर्म किया, ये काफी सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं तो। लेटर नॉन एज ब्रह्म समाज इन कैलकाटा। उसके बाद जो है इसको ब्रह्म सभा, ठीक है, पहले ब्रह्म सभा कहा जाता था, उसके बाद जो है इसे ब्रह्म समाज कहा जाता था कैलकाटा में। पीपल सच एज राजा राममोहन रॉय और डिस्क्राइब्ड एज रिफॉर्मर्स बिकॉज दे फेल्ट दैट चेंजेस वे नेसेसरी इन सोसाइटी एंड द अनजस्ट प्रैक्टिसेस नीड टू बी डन अवे विथ। तो ये जो इन्हीं रिफॉर्मर्स क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये सोसाइटी में चेंज लाना चाहते थे, सोसाइटी को बदलना चाहते थे। और जो ये अनजस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, जो मतलब बिल्कुल भी जस्टिस नहीं देते, है ना, बिल्कुल विकास जो प्रैक्टिसेस है, जैसे कि सती सिस्टम हो गया और चिल्ड्रन रीमैरिज हो गया, ये सारी जो अनजस्ट प्रैक्टिसेस है उसको हटाना चाहते थे। दे थॉट द बेस्ट वे टू एंश्योर such changes was by persuading people to give up old practices and adopt a new way of life। और ये सोचते थे कि मतलब ये चेंजेस लाने के लिए उनको लोगों को समझाना होगा, परसुएट मतलब समझाना होगा कि वो जो ओल्ड प्रैक्टिसेस है उसको छोड़ दे और एक नए तरीके से जीना स्टार्ट कर दे। राजा राम मोहन वाज कीन टू स्प्रेड नॉलेज ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन द कंट्री एंड ब्रिंग अबाउट द ग्रेटर फ्रीडम एंड इक्वलिटी फॉर वुमेन। तो राजा राम मोहन जो है वो मतलब चाहते थे कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है हमारी कंट्री में, उसका नॉलेज लोगों को हो, वो चीजों को पढ़े और हमारी जो कंट्री है उसमें वुमेन्स है उनको फ्रीडम मिले, स्वतंत्रता मिले और इक्वेलिटी मिले, है ना, जैसा कि मैन को दिया जाता था वैसा। अब ये जो फ्रीडम और इक्वेलिटी की हम बात कर रहे हैं, इसके ये क्या चीज है कि किस तरीके का, है ना, ये हम आगे भी चैप्टर्स में पढ़ेंगे। मैं बता रही थी जैसे वुमेन्स है उस समय जो उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाता था कि वो घर से बाहर नहीं निकलना, अगर वो घर से बाहर निकल जाएंगी तो उनका जो व्यवहार है वो चेंज हो जाएगा और उनमें अनैतिक व्यवहार आ जाएगा। इस तरीके का लोग सोचा करते थे। अगर वो पढ़ लिख जाएंगे, जैसे कि हमने पहले देखा, पढ़ लिख जाएंगे तो वो विडो हो जाएंगे, विधवा हो जाएंगी। तो बहुत सारी गंदी गंदी प्रैक्टिसेस थी, बुरी प्रैक्टिसेस थी जो हमारे कंट्री में प्रिवलेंट थी उस समय। ही रोट अबाउट द वे वुमेन वे फोर्स्ड टू बियर द बर्डन ऑफ डोमेस्टिक वर्क। तो वो बताते हैं, उन्होंने लिखा कि वुमेन से है उनको कैसे फोर्स किया जाता था कि वो जो बर्डन है, मतलब सिर्फ घर का ही जो डोमेस्टिक काम है ना, घरेलू काम है, उसको बस करते रहे और घर के अंदर घुसी रहे और किचन तक ही रहे, है ना, अपने घर के अंदर सिर्फ किचन तक ही सीमित रहे, है ना, कन्फाइंड मतलब सीमित रहना, और उनको बिल्कुल भी बाहर निकलने नहीं दिया जाए और उनको बिल्कुल भी एजुकेशन से दूर रखा जाए। तो चेंजिंग द लाइफ ऑफ विडोज, तो अब जो विधवा है उनके बारे में हमको देखना है। राजमोहन रॉय वाज पर्टिकुलरली मूव्ड बाय द प्रॉब्लम्स विडोज फेस्ड इन देयर लाइव्स। तो राम मोहन रॉय उनको मतलब वो मतलब किस चीज में फोकस करते थे, कौन से पर्टिकुलर प्रॉब्लम में फोकस करते थे, विडोज, है ना, विडोज को जो अपनी लाइफ में चेंजेस, है ना, फेस करना पड़ता था उसके बारे में। तो ही बिगैन कैंपेन अगेन प्रैक्टिस ऑफ सती। तो उन्होंने एक अभियान निकाला किसके खिलाफ, जो ये प्रैक्टिस होते हुआ करती थी सती सिस्टम, उसके खिलाफ। तो यहाँ पे राजा राम मोहन रॉय की पिक्चर दी गई है। ये एक पेंटिंग है रेम्ब्रांड पीएलए द्वारा 1833 में। तो एक नजर में जब मैंने देखा था तो मुझे लगा कि था कि एक फोटोग्राफ होगी, ठीक है। तो अब मैंने जब बाद में पढ़ा तो मैंने देखा ये पेंटिंग है। तो अब ये सोचिए मतलब कितना सुंदर उस समय जो है लोग मतलब कितनी सुंदर तरीके से जो है पेंटिंग बनाया करते थे, एकदम ऐसा लग रहा है ये मतलब पिक्चर ही है। तो राजा राम मोहन रॉय was well versed in Sanskrit, Persian and several other Indian and European language। तो राजा राम मोहन रॉय जो है well versed मतलब वो पढ़े लिखे थे, उनको बहुत अच्छे तरीके से आता था 3 लैंग्वेजेस, संस्कृत, पर्शियन और बहुत सारी जो अदर इंडियन और यूरोपियन लैंग्वेजेस, सारी लैंग्वेजेस इनको पता था। He tried to show through his writing that practice of widow burning has no sanction in ancient text। तो वो अपनी राइटिंग्स है ना, अपने लेख के द्वारा ये बताने की कोशिश करते थे कि जो विधवाओं को जो जिंदा जला दिया जाता है उसका कहीं भी उल्लेखन नहीं है पुरानी किताबों में। जो एंशिएंट टेक्स्ट है हमारी, जो वेद है, पुराण है, उसमें कहीं पे भी मंजूरी नहीं दी गई है, अनुमति नहीं दी गई है कि आप जो है अगर कोई विधवा हो जाती है तो उसको जिंदा जला दिया जाए।
But the early 19th century, as you have read in chapter 7, many British officials also began to criticize Indian tradition and customs. तो हमने चैप्टर 7 में हमने देखा था कि बहुत सारे जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स है, ठीक है, वो भी जो है ये इंडियन ट्रेडिशंस और कस्टम्स है उनकी आलोचना किया करते थे, उनको गलत ठहराया करते थे, ठीक है। दे वेयर देयरफॉर मोर विलिंग टू लिसन टू राजा राम मोहन हु वाज रिपीटेड टू बी अ लर्न मैन। इसलिए जो है वो मतलब चाहते थे कि मतलब वो राजा राम मोहन रॉय है उसकी बात को सुनते थे, ठीक है, और क्योंकि वो बहुत ही मतलब पढ़े लिखे भी थे, है ना, उनका रेपुटेशन भी सोसाइटी में अच्छा हुआ करता था, इसलिए इन 1829 सती वाज बैंड। तो 1829 में जो है सती सिस्टम क्या हो गई, बिल्कुल तरीके से बैन कर दी गई। द स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड बाय राम मोहन वाज यूज्ड बाय लेटर रिफॉर्मर्स एज वेल। और ये जो स्ट्रेटेजी जो राम मोहन रॉय ने अडॉप्ट की, मतलब उन्होंने क्या बोला कि भाई पुरानी टेक्स्ट में ये सब लिखा हुआ नहीं है, उसमें ऐसी कोई अनुमति मंजूरी नहीं दी गई है, तो आप लोग क्यों कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो बात है, जो लेटर रिफॉर्मर्स है उन्होंने भी यही जो तरीका अपनाया लोगों को समझाने के लिए। whenever they wish to change their practice they seem to be harmful, they tried to find a verse or sentence in the ancient scared text that supported their point of view। तो जैसे कि राम मोहन रॉय ने किया, जब भी वो कोई प्रैक्टिस है जो उनको गलत लगता था, जो भी रिफॉर्मर है वो कोई भी प्रैक्टिस को बंद करवाना चाहते थे, उनको लगता था कि ये हार्मफुल है, बिल्कुल मतलब गलत है, तो वो क्या है कोई भी एक सेंटेंस या फिर कोई भी वर्स जो है एंशियंट जो टेक्स्ट है जैसे वेद पुराण वगैरह में खोजने की कोशिश करते थे और वहां पे उनको बताते थे कि हाँ यहाँ पे ऐसा ऐसा लिखा है तो इसका कोई पॉइंट नहीं होता, ये जो गलत ट्रेडिशन चल रहा है तो इसको खत्म कर दो। दे देन सजेस्टेड द प्रैक्टिस एज इट एग्जिस्टेड एज प्रेजेंट वाज अगेंस्ट अर्ली ट्रेडिशन। और क्या बता देते थे कि ये जो प्रैक्टिस अभी चल रहा है ना, ये क्या है जो पुराना ट्रेडिशन उसके खिलाफ गलत है, हमारे वेद पुराण में इसके इस तरीके की बातें नहीं लिखी गई, तो भाई इसको खत्म कर दो। तो यहाँ पे एक और एक प्रैक्टिस है, ये अजीब गरीब प्रैक्टिस है, पढ़ के थोड़ा सा अजीब टाइप से लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए ये हुक है, ठीक है, हुक से ये आदमी अपने शरीर में मतलब हुक को लगाया हुआ है और यहाँ पे इसमें झूल रहा है, ठीक है। तो ये क्या ट्रेडिशन है भाई, क्या आप उस समय क्यों करते थे लोग, मेरे को समझ में नहीं आता, ये सारी चीजें आप देखिए, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो है इसको देखने भी आए हुए हैं। तो हुक स्विंगिंग फेस्टिवल, ठीक है, ये फेस्टिवल है हुक स्विंगिंग का। इन दिस पॉपुलर फेस्टिवल डिवोटीज अंडरवेंट पेक्युलर मतलब बहुत ही अजीबोगरीब फॉर्म ऑफ सफरिंग, मतलब अपने आप को दर्द दे देते थे और इसे एक रिचुअल का पार्ट मानते थे, अपने वर्शिप का पार्ट मानते थे। विथ हुक पियर्स्ड थ्रू देयर स्किन, ठीक है, हुक्स को अपने शरीर में गड़ा लेते थे और क्या है झूलते थे, ठीक है, एक व्हील, ठीक है, ये जो व्हील है उसके जरिए झूलते थे यहाँ ऊपर में। इन द अर्ली 19th सेंचुरी व्हेन यूरोपियन ऑफिशियल्स बिगेन क्रिटिसाइजिंग इंडियन कस्टम्स, है ना, जब 19th सेंचुरी में जो यूरोपियन ऑफिशियल्स है वो आलोचना करने लग गए जो इंडियन कस्टम्स थे और उसको जो रिचुअल्स उसको एकदम अत्याचारी बताने लग गए, तो ये जो था ये एक तरीका का रिचुअल्स था जो उनके अटैक के अंदर आया। उन्होंने देखा कि इसको भाई बिल्कुल खत्म करो। आप खुद ही सोचिए अपने शरीर में मतलब गड़ा के ऊपर झूलना कितना दर्द होता होगा, और इस तरीके का रिचुअल्स, इस तरीके का मतलब वर्शिप करने का क्या मतलब, इस तरीके का पूजा पाठ करने का क्या मतलब जिसमें आप खुद को दर्द दे रहे हैं। तो नेक्स्ट हमको देखना है सोर्स 1, वी फर्स्ट टाई देम डाउन टू द पाइल, ठीक है। तो मतलब हम पहले उनको बांध देते थे, जो ढेर है, ठीक है, जो लकड़ी का ढेर है उसमें हम पहले उनको बांध देते थे, ठीक है, ये इसका हेडिंग है। तो राम मोहन रॉय पब्लिश्ड मेनी पॉम्पलेट टू स्प्रेड हिज आइडियाज। तो राम मोहन रॉय ने बहुत सारे पॉम्पलेट्स जो है बांटे ताकि वो अपना जो आइडिया उसको स्प्रेड कर सके। सम ऑफ दीज वेयर रिटन एज डायलॉग बिटवीन एडवोकेट एंड क्रिटिक ऑफ द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, हियर इज द वन सच डायलॉग ऑन सती। तो उसमें जो बहुत सारे में क्या हुआ करता था, डायलॉग लिखा हुआ करता था जिसमें एक जो सती सिस्टम की वकालत कर रहे हैं और एक जो सती सिस्टम के खिलाफ बोल रहे हैं, ठीक है, एक सती सिस्टम के साथ बोल रहा है और ये जो है सती सिस्टम के खिलाफ बोल रहा है। तो जो एडवोकेट कर रहा है, वकालत कर रहा है सती सिस्टम पर, वो क्या बोल रहा है, वुमेन आर नेचर बाय नेचर, वुमेन are by nature of inferior understanding without resolution unworthy of trust, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वुमेन का एक नेचर होता है, ठीक है, उनका खुद का स्वभाव है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही गलत है, छोटी सोच है उनकी, ठीक है, उनके पास किसी चीज का समाधान नहीं होता, रेजोल्यूशन मतलब समाधान, ठीक है, किसी समस्या का कोई समाधान नहीं होता और उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, उनमें कोई वफादारी नहीं होती। मेनी ऑफ देम ऑन डेथ ऑफ देयर हस्बैंड बिकम डिसारियस टू कम विद देम। तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारी जो वुमेन्स हैं अपने हस्बैंड के डेथ के बाद उनके साथ जाना चाहती हैं, बट टू रिमूव एवरी चांस ऑफ देयर ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द ब्लेजिंग फायर इन बर्निंग देम वी फर्स्ट डाई देम टू द फायर।
तो वो जाना चाहती है इसलिए, है ना। और कोई भी चांस मत हो कि वो उस जगह से हट जाए, मतलब जो आग जल रहा है उसमें, मतलब उसको कहीं उनको उनका मन मत बदल जाए और जो आग को देख के डर के कहीं वापस ना आ जाए। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको पहले जो वहां लकड़ी का ढेर है उसमें बांध देते हैं ताकि वो कहीं से भाग ना पाए और उस आग में वो जल के खत्म हो जाए। तो उसके बाद नेक्स्ट हमको देखना है ओपोनेंट ऑफ सती, जो इनके खिलाफ बोल रहे हैं। व्हेन डिड यू एवर अफोर्ड देम अ फेयर अपॉर्चुनिटी ऑफ एग्जीक्यूटिंग देयर नेचुरल कैपेसिटी, हाउ देन यू कैन एक्यूज देम ऑफ वांट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि कब तुमने उनको एक अपॉर्चुनिटी दी है, एक मौका दिया है कि वो अपनी जो नेचुरल कैपेसिटी है उसको दिखा सके। कब तुमने, मतलब कैसे तुम उनको गलत ठहरा सकते हो कि उनके पास कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कि उस मतलब गलत ठहराना। इफ आफ्टर इंस्ट्रक्शन इन नॉलेज एंड विजडम अ पर्सन के नॉट कॉम्प्रीहेंड और रिटेन what has been taught him, we may consider him as deficient, but if you do not educate women, how can you see them inferior। तो यहाँ पे बोलते हैं कि अगर तुम किसी को मतलब पढ़ा लिखा बताते हो, ठीक है, और उसके पास जो है मतलब वो अपनी जो बातें हैं, ठीक है, उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता, समझा नहीं सकता कि क्या उसमें क्या वो पढ़ा लिखा है, ठीक है, और तुम मतलब कैसे उनको गलत मतलब कमी, उनकी जो कमी है उनको मतलब उजागर कर सकती हो, है ना। कैसे उनकी कमियां जो है उसको गिना रहे हो, जब उन्हें तुमने एजुकेट ही नहीं करवाया, वुमेन को कभी मौका ही नहीं दिया है, उसको उनको एजुकेशन ही नहीं दिया है, और तुम हमेशा उनको इंफीरियर बता रहे हो। ठीक है, तो ये ओपोनेंट ऑफ सती इसमें बोल रहे हैं। फॉर इंस्टेंस वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिफॉर्मर्स ईश्वर चंद्र विद्यासागर यूज्ड द एंशिएंट टेक्स्ट टू सजेस्ट दैट विडोज कुड रीमैरी। तो इसी के आगे हम देखेंगे कि मतलब एक फेमस रिफॉर्मर है, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उन्होंने भी एंशिएंट टेक्स्ट है उसमें देखा, पढ़ा, पढ़ने की कोशिश किया, उसके बाद क्या बताया कि विडोज जो है वो क्या है, फिर से मैरी कर सकती है, फिर से शादी कर सकती है। सजेशन वाज अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड ए लॉ वाज पास्ड इन 1856 परमिटिंग विडो रीमैरिज। तो उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि जो इनका जो सजेशंस था, वो जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं उन्होंने उस चीजों को अपनाया और एक लॉ पास किया 1856 में, जिसमें क्या दिया गया कि विडोज जो है वो फिर से शादी कर सकती है। उसमें परमिशन दी गई कि विडोज जो है फिर से शादी कर सकती हैं। Those who were against the remarriage of widows opposed विद्यासागर and even boycotted him। और जो अपोज करते थे कि विडोज की फिर से शादी करा दी जा रही है, वो विद्यासागर को बहुत ही अपोज करने लगे, उनका विरोध करने लगे और उनको इवन बॉयकॉट करने लगे। बॉयकॉट मतलब उनसे बातचीत करना बंद कर देना, उनको राशन पानी देना बंद कर देना, मतलब उनका एकदम विरोध करना। तो यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती की पिक्चर दी गई है। दयानंद फाउंडेड आर्य समाज इन 1857, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट अटेम्प्टेड टू रिफॉर्म हिंदुइज्म। तो इन्होंने आर्य समाज फॉर्म किया 1875 में, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो हिंदू सोसाइटी इसको रिफॉर्म करने का काम करती थी। द सेकंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी द मूवमेंट इन फेवर ऑफ विडो रीमैरिज स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और सेकंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में जो ये मूवमेंट है, जो विडो रीमैरिज है ना, विधवाओं की शादी है ना कराने के लिए जो मूवमेंट है उसको कहाँ पर अलग अलग जो पार्ट है हमारी कंट्री में उसमें स्प्रेड होने लग गया। इन द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी वीरा सलिंगम पनंटू फॉर्म्ड एसोसिएशन फॉर विडो मैरिज। तो इन्होंने भी जो है विडोज की जो रीमैरिज है उसको सपोर्ट किया। अराउंड द सेम टाइम यंग इंटेलेक्चुअल्स एंड रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे प्लेस्ड देमसेल्फ टू डूइंग फॉर द सेम कॉज। तो यहाँ पे उसी समय में जो काफी सारे जो जवान जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो सोच विचार करने वाले लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, और जो रिफॉर्मर्स थे बॉम्बे में भी, उन्होंने भी इसी चीज के लिए प्लेज किया कि भाई हमको इसी जो कॉज है, वुमेन्स रीमैरिज का जो कॉज है, उसके लिए काम करना है। इन द नॉर्थ स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड अ रिफॉर्म एसोसिएशन कॉल्ड आर्य समाज। तो दयानंद सरस्वती ने एक समाज फॉर्म किया, आर्य समाज, ठीक है, जो कि इसी को सपोर्ट करता था, विडो रीमैरिज को सपोर्ट करता था। To get the number of widows who actually remarried remained low, those who remarried were not easily accepted in the society and conservative groups continued to oppose the new law। तो
ये जो मतलब विडो रीमैरिज की जो बात हो रही थी, तो इससे क्या है, कोई भी मतलब काउंटिंग बढ़ी नहीं है, अब हमेशा कम ही रहा। क्योंकि जो भी अगर शादी कर लेती थी, अगर विडो फिर से शादी कर लेती थी, उनको सोसाइटी में इजीली एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। और जो कंजर्वेटिव ग्रुप्स हैं, है ना, जो जो परिवर्तन का विरोध करने वाले जो ग्रुप हैं, है ना, जो रूढ़िवादी जो ग्रुप्स हैं, वो हमेशा से इस लॉ को अपोज करते आ रहे थे। तो अब हमको देखना है गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल। सो गर्ल्स जो है अब स्कूल जाना चालू कर रही है। मेनी ऑफ द रिफॉर्म्स फेल्ट दैट एजुकेशन फॉर गर्ल्स वाज नेसेसरी इन ऑर्डर टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन। तो बहुत सारे रिफॉर्मर्स को ऐसा लगता था कि अगर जो वुमेन्स जो है, गर्ल्स जो है, उनको एजुकेट कर दिया जाए तो उनकी जो कंडीशन है हमारी सोसाइटी में, उनका जो सोचने विचारने का तरीका है, और उनका जो जो उनके जो रूढ़िवादी जो चल रहा है, वो सारी चीजें चेंज हो जाएगी वुमेन्स की। तो विद्यासागर इन कलकत्ता एंड मेनी अदर रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे सेट अप स्कूल्स फॉर गर्ल्स। तो विद्यासागर जो कलकत्ता में है, कलकत्ता में थे उन्होंने, और बहुत सारे जो रिफॉर्मर्स है उन्होंने बॉम्बे में उन्होंने स्कूल सेटअप करना चालू कर दिया गर्ल्स के लिए। व्हेन द फर्स्ट स्कूल्स वे ओपन इन मिड 19th सेंचुरी मैनी पीपल वेर अफ्रेड ऑफ देम। तो जब मिड 19th सेंचुरी में गर्ल्स के लिए स्कूल्स चालू हुए तो बहुत लोग क्या है, इससे घबरा गए। उनको क्या डर लगने लगे, दे फियर दैट गर्ल्स विल टेक schools will take schools would take girls away from home and prevent them from doing their domestic duties। तो उनको क्या लगने लग गया कि अगर लड़कियां जो हैं स्कूल्स उनके लिए चालू हो गया तो घर से बाहर चले जाएंगी, और इससे वो क्या है, जो उनकी डोमेस्टिक ड्यूटीज हुआ करती थी, घर का जो कामकाज हुआ करता था, उससे वो दूर हो जाएंगी, उसको करना वो भूल जाएंगी। मोर ओवर गर्ल्स हैड टू ट्रैवल थ्रू पब्लिक प्लेसेस इन ऑर्डर टू रीच स्कूल। और एक बात और क्या थी कि गर्ल्स को पब्लिक प्लेसेस में ट्रैवल करके जाना पड़ता था स्कूल तक पहुंचने के लिए। मेनी पीपल फील दैट दिस वुड हैव अ करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन देम। और कई लोगों को क्या लगा कि इससे क्या है, उनकी जो नैतिकता है वो खत्म हो जाएगी, है ना, उनमें एक अनैतिक व्यवहार आ जाएगा। दे फेल्ट दैट गर्ल्स स्टे अवे फ्रॉम पब्लिक स्पेसेस। और कई लोगों को ये भी लगता था कि गर्ल्स जो है उनको पब्लिक प्लेसेस में नहीं जाना चाहिए, पब्लिक स्पेसेस में नहीं जाना चाहिए। देयरफॉर थ्रू आउट द 19th सेंचुरी मोस्ट एजुकेटेड वुमेन वेर टॉट बाय होम बाय लिबरल फादर्स और हस्बैंड्स। तो इसलिए जो है 19th सेंचुरी तक बहुत सारे जो एजुकेटेड वुमेन्स है उनको कौन पढ़ाता था, या तो उनके जो लिबरल मतलब खुले विचार वाले जो लोग हैं उनको लिबरल कहा जाता है, तो उनके पिताजी या फिर उनके हस्बैंड पढ़ाया करते थे। समटाइम्स वुमेन टॉप देमसेल्फ। और कभी कभी ऐसा होता था कि वुमेन से खुद से पढ़ना चालू कर देती थी, खुद से सीख के पढ़ती है। डू यू रिमेम्बर दैट यू रेड अबाउट राष्ट्र सुंदरी देवी इन योर बुक इन सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर में हमने राष्ट्र सुंदरी देवी के बारे में सिविक्स में हमने देखा था, ठीक है, सोशल और पॉलिटिकल लाइफ में हमने इनके बारे में देखा था। शी वॉज वन ऑफ दोज हु सीक्रेटली लर्न टू रीड एंड राइट इन फ्लिकरिंग लाइट ऑफ कैंडल्स एट नाइट। तो ये इन्होंने क्या है, बहुत ही सीक्रेट तरीके से खुद से पढ़ना और लिखना सीखा। कहा किसमें वो भी जो कैंडल्स है ना, मोमबत्ती की जो लाइट है उसमें, फ्लिकरिंग मतलब टिमटिमाती लाइट में। इन द लेटर पार्ट ऑफ द सेंचुरी स्कूल्स फॉर गर्ल्स वेर एस्टैब्लिश्ड बाय आर्य समाज इन पंजाब एंड ज्योतिराव फुले इन महाराष्ट्र। और आगे आते आते लेटर पार्ट जो 19th सेंचुरी में आते आते आखिरी पार्ट में आते आते स्कूल जो है गर्ल्स के लिए आर्य समाज जो है पंजाब में उन्होंने एस्टैब्लिश किया, ज्योतिराव फुले ने महाराष्ट्र में। तो in aristocratic Muslim households in North India, women learn to read Quran in Arabic language। तो जो एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम फैमिलीज है, मतलब जो कुलीन जो मुस्लिम फैमिलीज है, बड़े बड़े जो मुस्लिम फैमिलीज है, वहां पे नॉर्थ इंडिया में तो वुमेन्स को क्या सिखाया जा रहा था, अरेबिक लैंग्वेज सिखाया जा रहा था, उसमें कुरान को पढ़ना सिखाया जा रहा था। दे वेयर टॉट बाय वुमेन हु केम होम टू टीच। तो इनको कौन पढ़ाता था, वुमेन्स ही पढ़ाती थी। तो वुमेन्स जो है बाहर से आती थी, उनको घर में ही पढ़ाया करती थी। सम रिफॉर्मर्स सच एज मुमताज अली इंटरप्रेटेड वर्सेस फ्रॉम कुरान टू आर्ग्यू फॉर वुमेन्स एजुकेशन। और बहुत सारे जो रिफॉर्मर्स, लेडी रिफॉर्मर्स जैसे कि मुमताज अली, उन्होंने क्या किया, फिर से व्याख्यान किया जो वर्सेस है लिखे हुए, जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं कुरान में, ताकि वुमेन्स के एजुकेशन को वो बढ़ावा दे सके, ठीक है। और द फर्स्ट उर्दू नॉवल बिगैन टू रिटर्न फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी। और उर्दू में नॉवेल्स भी लिखे जाने लगे, ठीक है, 19th सेंचुरी के आते आते। अमंग अदर थिंग्स दिस वेयर मेंट टू एनकरेज वुमेन्स टू रीड अबाउट रिलीजन एंड डोमेस्टिक मैनेजमेंट इन ए लैंग्वेज दे कुड अंडरस्टैंड। तो ये क्यों किया करा जा रहा था, ताकि वुमेन्स जो है उनको एनकरेज किया जा सके कि वो पढ़ सके, जो अपना जो रिलीजन है, अपने धर्म के बारे में, और जो डोमेस्टिक मैन है ना, जिस लैंग्वेज में वो बात करती है उस लैंग्वेज में वो पढ़ लिख सके और उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो यहाँ पे पिक्चर दी गई है, देखिए कितनी सुंदर महिलाएं यहाँ पे
कुछ बैठी हुई हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ महिलाएं हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने साड़ी और कुछ ड्रेसेस वगैरह पहने हुए हैं। तो स्टूडेंट्स ऑफ हिंदू महिला विद्यालय, ठीक है, 1857 का है ये। व्हेन गर्ल्स स्कूल्स वे फर्स्ट सेटअप इन 19th century, इट वाज जनरली बिलीव्ड दैट करिकुलम फॉर गर्ल्स ought to be less taxing than for boys। तो जब 19th century में गर्ल्स के लिए स्कूल सेटअप हुए, तब ये बात रखी गई कि जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, जो गर्ल्स के लिए बनाया जाना चाहिए, वो थोड़ा सा कम होना चाहिए बॉयज के हिसाब से, ठीक है। जो बॉयज को पढ़ाया जा रहा है वो अलग होना चाहिए, गर्ल्स को पढ़ाया जा रहा है वो अलग होना चाहिए, और गर्ल्स के सिलेबस में थोड़ी सी कम चीजें रखी जानी चाहिए। द हिंदू महिला विद्यालय वाज वन ऑफ द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड गर्ल्स with the kind of learning that was unusual for boys at that time। तो हिंदू महिला विद्यालय एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जहाँ पे जो करिकुलम बनाया गया, जो गर्ल्स को एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही थी, वो बॉयज को जो एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही थी उससे कहीं हद तक क्या है, ज्यादा थी। तो आगे जो है हम चैप्टर जो है वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो हमें इसमें आगे बहुत सारी चीजें और देखेंगे कि वुमेन्स जो है, वुमेन्स के साथ वुमेन्स के हक के लिए लिखना चालू कर रही थी, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन जो हम करेंगे वीडियो लेक्चर का, उसमें हम देखेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। होप करती हूँ कि आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर वीडियो लेक्चर समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा, और वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।